बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अल्केन कहता है हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रोकार्बन्स। तो कहता है इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास है CnH2n+2। ये देखें, CnH2n+2। ये जहाँ n जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम की तादाद है। तो अगर हम कहें अल्केन है और उसमें कार्बन 10 हैं तो उसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे? तो आप 10 को 2 से ज़रब दे के उसमें 2 जमा कर दें। 10 2 बार 20 जमा 2 22। तो इसमें अगर 10 कार्बन है तो 22 हाइड्रोजन आएंगे, तो इसको हम कहेंगे अल्केन। तो कहता है ये जो आपके पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन है, इसमें कार्बन एटम जो है वो फर्दर 4 एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसका सबसे पहला मेंबर है मीथेन, इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। कहता है जो आपके पास अल्केन है इनमें हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। कि अल्केन हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिर्फ दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम की तादाद है। अगर मैं कहूँ कार्बन 5 वाला अल्केन है, इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, तो ये फार्मूला होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन को कि अगर कार्बन 5 हैं तो C5H2n इंटू 5, 5 टू मल्टीप्लाई टू 10+2 12। अगर उसमें 5 कार्बन है तो उसमें 5 2 बार 10 जमा 2 12 हाइड्रोजन होंगे। तो कहता है ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन 4 फर्दर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, जिस वजह से कार्बन एक टाइम पे 4 एटम के साथ ही कनेक्ट हो सकता है। तो हम कहते हैं ये सैचुरेटेड है, इसके पास फर्दर गुंजाइश नहीं है किसी भी एटम को ऐड करने की। जिसका सबसे पहला मेंबर है मीथेन, इसके बाद ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। इस तरह से ये आगे फैमिली चलती है होमोलोगस सीरीज के साथ, जिसमें हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब हम देखते हैं इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के। इन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप कोई भी अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो मेथड है किसी भी स्पेसिफिक अल्केन के लिए नहीं है कि आप मीथेन या इथेन या हेक्सेन कोई स्पेसिफिक अल्केन इन मेथड से बनाएंगे। ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, चंद एक एक्सेप्शन होंगी, वो हम जब आएंगी तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो पहला इसका मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको स्बैटियर सैंटर्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये रिएक्शन दिया था। तो इसकी जो यहाँ पे कंटेंट है इसको देखें, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले ये देखें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास वो कहता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें आपने करनी है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको ये इसमें टर्म जो इसमें कंटेंट है इसकी समझ आ गई है तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको गौर करें, हाइड्रोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि आपने अल्कीन में या अल्काइन में हाइड्रोजन की एडिशन कर देनी है तो आपके पास अल्केन बन जाएगा। ज़ाहिर है जब डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के ऐड होने से ख़त्म हो जाएगा तो वो अल्केन बन जाएगा। तो ये एक जनरल मेथड है किसी भी तरह के अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके रिएक्शन। कहता है ये देखें कि ये अल्कीन है, इसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड किया तो बन गया अल्केन, लेकिन ये इस तरह इतनी आसानी से ऐड अप नहीं होगा। अब यहाँ पे हम निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो इस हाइड्रोजन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये नॉन मेटल होने की वजह से काफ़ी हाई एनर्जेटिक बॉन्ड है।
तो इस बॉन्ड को वीक करने के लिए ये निकल अपने इलेक्ट्रॉन ऑफर करता है। जब इसका ये बॉन्ड वीक होगा तो इधर से ये इसके ऊपर एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम की एडिशन हो जाएगी और निकल अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ये उसने जनरल फार्मूला दिया, यहाँ पे उसने स्पेसिफिक किया है। इथीन है, उसमें हाइड्रोजन ऐड किए, एक इधर आ गया, दूसरा एच इधर आ गया, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड जो है तो ख़त्म हो गया, इथीन की बजाय इथेन प्रिपेयर हो गया। तो कहता है निकल के साथ आप 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे तो ये एडिशन हो जाएगी। इसके साथ वो कहता है कि दिस द हाइड्रोजनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट विद प्लाटिनम और प्लेटिनम एट रूम टेम्परेचर बट दे आर एक्सपेंसिव देन निकल। कि आप अगर प्लाटिनम और प्लेडियम को यूज़ करते हैं तो आपको टेम्परेचर हाई नहीं करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। लेकिन चूंकि वो कैटलिस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है निकल से, तो फिर इकोनॉमिकली हम निकल को ही यूज़ करते हैं और साथ टेम्परेचर हाई कर लेते हैं। वैसे साथ उसने बता दिया है कि अगर आप प्लाटिनम या प्लेटिनम इस्तेमाल करेंगे तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और वो एडिशन हो जाएगी हाइड्रोजन की एल्कीन में या एल्काइन में। कहता है इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियली। कहता है हम इसको जो वेजिटेबल ऑयल होता है, ये वेजिटेबल ऑयल है, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड होता है, तो उसकी हम इस तरह से हाइड्रोजिनेशन करके उसको सैचुरेटेड बना देते हैं तो वो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि इंडस्ट्री में ये रिएक्शन जो है वो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, कि आप अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसको करेंगे रिएक्शन जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, कि कोई मिनरल एसिड आपने उसका सोल्यूशन बनाना है पानी में, उसको हम कहते हैं एक्वस एसिड। उसकी मौजूदगी में आपने रिएक्शन करना है अल्काइल हैलाइड का जिंक के साथ। तो ये आपके पास रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड है, जिंक है, साथ एक्वस एसिड है। तो क्या होगा, जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके साथ ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्स के साथ ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज़ किए थे वो ये एच गेन करके इस और के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे अल्केन बना देगा। साथ जो इसके जिंक के ऊपर 2+ आएगा, एक माइनस इसके ऊपर है, दूसरा माइनस इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये ZnX2 बन जाएगा। ये उसने जनरल रिएक्शन लिया। यहाँ पे हम स्पेसिफिक देखते हैं मिथाइल आयोडाइड, ये जिंक है, ये एक्वस एसिड है। तो इसमें क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो H लेके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इसके ऊपर 2+ का चार्ज आ गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो एक माइनस ये है, दूसरा माइनस ये है, तो ये यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया, जिंक आयोडाइड आपके पास मीथेन प्रिपेयर होगी। ये ब्रोमीन के साथ उसने डिफरेंट एग्जाम्पल लिए। कहता है इसके अलावा अल्केन को अगर हम अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करें तो हम प्लेडियम चारकोल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके भी बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और दूसरा एच का बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच एक्स को मिल जाएगा और दूसरा एच आर को मिल जाएगा, तो आपके पास यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड मिलेगा और अल्केन प्रिपेयर होगा, यानी कि हाइड्रोजिनेशन अकम्पेनिड बाय बॉन्ड क्लीवेज, कि यहाँ से इसका होमोलिटिकल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक एच और को मिल जाएगा, दूसरा एच एक्स को मिल जाएगा। थर्ड मेथड है आपके पास डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एक रखता है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें से आपने कर देनी है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि आपने उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करा देना है, निकाल देना है। तो किस तरह से होगा, कहता है व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड आर हीटेड विद सोडा लाइम, कि ये आपके पास सोडियम साल्ट है फैटी एसिड का, इसको आपने सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों को मिलाएंगे तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम। जब इसकी मौजूदगी में आप इसको हीट करेंगे, सोडा लाइम क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग क्विक लाइम विद कास्टिक सोडा सोल्यूशन एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट्स, कि इन दोनों को आपस में मिला के जब इनका प्रोडक्ट ड्राई करते हैं तो इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। जब इसका रिएक्शन करेंगे सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ तो आपके पास क्या होगा कि ये सोडियम और ये सोडियम, दो सोडियम हो जाएंगे
और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बोनेट बनाकर रिमूव कर देगी, सोडियम कार्बोनेट। ये वाला जो H होगा ये इस R के साथ अटैच हो जाएगा, अल्केन बन गया, साथ आपको सोडियम कार्बोनेट एज ए बाई प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कराई कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये ऊपर जो टर्म है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कि ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करा दिया। तो आपके पास डिकम्पोज होने के बाद अल्केन बना और सोडियम कार्बोनेट एज अ बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपके पास है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कहता है इसमें आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम या पोटाशियम का। आप साल्ट बनाते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मेथड सूटेबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन, यानी कि 2 कार्बन वाला 4, 6, 8, 10 इस तरह इवन नंबर ऑफ कार्बन का जो अल्केन है वो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए जो सिंगल नंबर या ऑड नंबर ऑफ अल्केन है वो आप इस कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो मीथेन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं की जाती। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में इसमें से कि वाई मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। वो आप इस रिएक्शन के एंड पे समझ जाएंगे कि इस मेथड से हम मीथेन को क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते। ये उसका रिएक्शन है कि 2 मोल होंगे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास अल्केन बन गया, साथ 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ये रिएक्शन आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा जब तक इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस नहीं करते। तो हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। कहता है इसके मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये आपके पास साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सेल में रखेंगे तो जैसे ही आप इसको पावर सोर्स को ऑन करते हैं तो इसमें डिसोसिएशन होगी। डिसोसिएशन होने के बाद इस तरह से ये एसिटिक एसिड जो था ये बन गया एसीटेट आयन, और ये साथ पोटाशियम आयन है। ये दोनों जब डिसोसिएट होंगे तो जो एसीटेट आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव होता है, तो ये एसीटेट आयन जो होगा वो एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, और जो आपका पोटाशियम आयन है वो कैथोड की तरफ चला जाएगा। तो अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एनोड के ऊपर कौन से रिएक्शन होते हैं और कैथोड के ऊपर कौन से रिएक्शन होते हैं। तो क्या होगा कि जो एसीटेट आयन है वो एनोड पे चला जाएगा। अब हम इलेक्ट्रोड वाइज इनको डिस्कस करते हैं। एनोड के ऊपर क्या होता है, ये देखिए एनोड के ऊपर एसीटेट आयन आया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन जो था वो वहाँ से लूज कर दिया, वो उस इलेक्ट्रोड से होता हुआ एक्सटर्नल सोर्स से होता हुआ कैथोड के पास आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जब ये रेडिकल बन गया तो अब आपके पास ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ पे होमोलिटिकली ब्रेक होगा। होमोलिटिकली मीन कि यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन है दो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिथाइल के पास चला गया। तो ये देखें यहाँ पे मिथाइल का रेडिकल एक बन गया, और जब यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए, तो आपके पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई। ये रेडिकल बना था, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास इधर से आया, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से आपके पास CO2 गैस प्रोड्यूस हो गई। यानी कि एक आपके पास ये CO2 गैस, यानी कि 2 मोल, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल आयन आए हैं एसीटेट के, इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। यहाँ पे 2 ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं और 2 रेडिकल बने। अब ये रेडिकल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इस तरह से, तो इनके दरमियान आप यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा मिथाइल मिथाइल। तो ये आपके पास एल्केन प्रोड्यूस हो गया कोल्ब्स मेथड से, जो कि इथेन है। 2 कार्बन, अब हम एक कार्बन से स्टार्ट हुए थे। ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जितने कार्बन होंगे इस तरफ, आपको उनका डबल मिलेगा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में। यहाँ पे एक कार्बन है,
हमें जो प्रोडक्ट मिला उसमें 2 कार्बन थे। तो इसका मतलब है हम इस मेथड से मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मीथेन एक कार्बन वाला होता है और हमें जितने हम कार्बन लेते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे हमें उसका डबल मिलता है। तो ये एनोड के ऊपर हमारा जो मेन प्रोडक्ट था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी अल्केन, वो प्रोड्यूस हो गया। इसके साथ हम देखते हैं कैथोड पे क्या होता है। कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन, जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैथोड से आएंगे, कैथोड के पास आएंगे एक्सटर्नल सोर्स से, यहाँ पे इस वाटर की रिडक्शन हो जाएगी तो अब एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बन गया और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया। और कैथोड के ऊपर पोटाशियम का आयन भी माइग्रेट कर गया था जैसे ही हमने पावर सोर्स को ऑन किया। तो ये पोटाशियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर यहाँ पे 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन गए। अगर हम सोडियम का साल्ट लेते तो यहाँ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता। तो ये हमारे पास जो है वो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है, जिससे हम अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। अल्केन भी कौन से, हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस होते हैं। कहता है ये जो रिएक्शन है लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन एज इट फॉर्म अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट। देखें इसमें CO2 गैस बनी है, इसमें हाइड्रोजन गैस बनी है, इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना है। 3 चीज़ें इसमें बनी हैं जो साइड प्रोडक्ट हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनको बनाना हम नहीं चाह रहे थे। हमारा मेन मकसद था ये इथेन, लेकिन साथ ये 3 बाई प्रोडक्ट भी बन गए। तो कहता है इस वजह से इसकी बड़ी लिमिटेड सी सिंथेटिक एप्लीकेशन है, क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट आएगा तो उसमें मिक्सचर होगा, ये उसमें 3-4 प्रोडक्ट होंगे, तो उसके लिए फिर सेपरेशन करना मेन प्रॉब्लम होगा। इस वजह से इसको इतना ज़्यादा सूटेबल मेथड नहीं रखा गया सिंथेटिक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ आपके पास है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे मैंने ये कहा कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जिस भी कंपाउंड में आ जाता है उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हम 2 कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स और भी ऐसे हैं जिनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिए कि हम सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ही यहाँ डिस्कस करेंगे अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये मेथड है जो कि क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर ने दिया था। कीटोन के ऊपर क्लेमेंसन ने काम किया था और एल्डिहाइड के ऊपर वुल्फ किश्नर ने। इन्होंने क्या किया कि क्लेमेंसन ने कीटोन लिया और जिंक अमेलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो अल्केन बन गया। दूसरा वुल्फ किश्नर था, उसने क्या किया, हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसकी मौजूदगी में रिडक्शन करवाई एल्डिहाइड की, तो उसको भी अल्केन मिला। ये देखें हमारे पास रिएक्शन है क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर के। क्लेमेंसन ने क्या किया, कीटोन लिया और उसके रिडक्शन करवाई जिंक अमेलगम, यानी कि जिंक और मरकरी का अलाय, उसको कहते हैं जिंक अमेलगम, और साथ HCl, इसकी मौजूदगी में इसकी रिडक्शन हो गई। वो किस तरह से हुई वो मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस नहीं है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह से सजेस्ट करना है। जहन में रखना है कि ये वाले जो 4 हाइड्रोजन हैं, इनमें से 2 हाइड्रोजन इस यहाँ पे आ गए और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ और 2 हाइड्रोजन इसको मिल गए। तो क्या हुआ कि एक आपके पास ये अल्केन बन गया, साथ वाटर मॉलिक्यूल, ये देखें प्रोपेन और वाटर मॉलिक्यूल। इधर जो था आपका वुल्फ किश्नर, उसने क्या किया, हाइड्राजीन लिया और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाई। तो यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है उसमें से 2 इस कार्बन को मिल गए। ये आपको मैं शॉर्ट में ट्रिक बता रहा हूँ इस रिएक्शन को याद रखने के लिए। ये एक्चुअल में इस तरह से रिएक्शन नहीं होता। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और 2 H इसको मिल गए, तो क्या बना, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना और साथ आपके पास CH3 ईथेन प्रोड्यूस हो गया। तो ये था वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिएक्शन, जिसमें आप जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन प्रिपेयर करते हैं। लास्ट मेथड है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ये रीजेंट प्रोड्यूस किया था, तो इस पे उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट रीजेंट है कि आप इस रीजेंट से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहता है जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इनहाइड्रस ईथर, ईथर हम यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट लेंगे और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ
एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, क्योंकि एनहाइड्रस मीन कि जिसमें बिल्कुल पानी ना हो, उसका ड्रॉप भी ना हो। पानी, अल्कोहल, इस तरह से कोई भी पोलर सॉल्वेंट नहीं लेंगे, क्योंकि अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम की मौजूदगी में रिएक्शन करके वो कोई और ही प्रोडक्ट बना देगा, तो आपका सारा रिएक्शन ख़राब होगा। तो कहता है ये देखें अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। कहता है इसका वाटर के साथ इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो आपके पास मीथेन बनेगा और साथ ये बाई प्रोडक्ट होगा मैग्नीशियम ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड। इसमें किस तरह से होता है कि ये वाहिद केस है जिसमें यहाँ पे कार्बन के पास पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसके साथ मेटल अटैच है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड का अटैक होगा कार्बन की तरफ से इस हाइड्रोजन पे। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा नेगेटिव चार्ज बन के। तो ये हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे ये H3 है, ये तो एक ही H है, ये 3 H नहीं है। तो ये H चला गया, इस मिथाइल के पास CH4 बन गया, और ये जो OH था चला गया मैग्नीशियम के पास। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, ये हमारा मीथेन अल्केन प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे उसने 2 कार्बन के साथ एग्जाम्पल ली है, सेम वही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि अल्केन कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम और कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस, कि पहले जो 4 अल्केन हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कहता है ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। इसके आगे कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक जो होंगे हाइड्रोकार्बन अल्केन, वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड हैं। उससे जो हायर होंगे C18 से ऑनवर्ड, वो वैक्सी सॉलिड हैं, और वो भी कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं, उनकी भी कोई स्मेल और कोई ऑर्डर नहीं है। कहता है अल्केन जो नॉन पोलर है, वाटर हमारा बहुत हाईली पोलर है, तो इसका मतलब है अल्केन जो है वो पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे आपके पास बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें सॉल्युबल होंगे। थर्ड में कहता है कि देयर फिजिकल कांस्टेंट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी, चेन लेंथी होती जाएगी, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आती जाएगी। इसके साथ जो डेंसिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी है, डेफिनेटली उसका जब वो मैस बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती जाएगी, जैसे जैसे CH2 ग्रुप इस तरह से उसमें मिथाइलिन ग्रुप ऐड करते जाएंगे। यहाँ से वो कहता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप, कि हम ये एक लगाते हैं उसमें मिथाइलिन ग्रुप, तो इथीन से बन गया प्रोपेन, एक और लगाया तो प्रोपेन से बन गया ब्यूटेन, एक और हमने CH2 ऐड किया तो ब्यूटेन से बन गया पेंटेन। इस तरह वो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन हमारे पास आता जाएगा। तो कहता है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें 20 to 30 डिग्री इंक्रीज आती जाएगी। यहाँ से कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर और लोअर देन देयर आइसोमर नॉर्मल चेन अल्केन, के आइसोमर हों दोनों एक दूसरे के, एक स्ट्रेट चेन हो दूसरा ब्रांच चेन हो, तो जो स्ट्रेट चेन अल्केन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ब्रांच चेन अल्केन से। जैसे यहाँ उसने एग्जांपल दिया है कि एन ब्यूटेन हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट -0.5 डिग्री सेल्सियस देन आइसोब्यूटेन -11.7 डिग्री सेल्सियस, कि एन ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला अल्केन है बिल्कुल सीधी चेन के साथ, तो उसका -0.5 है। और इसी तरह अगर हम उसमें एक ब्रांच लगा देंगे, जो हमने आइसोमरिज्म में पहली एग्जांपल देखी थी, तो उसमें कहता है अगर ब्रांच होगी तो वो -11 होगा, अगर स्ट्रेट चेन होगा तो -0.5 होगा। तो -0.5 वैल्यू बड़ी है -11 से। इसका मतलब है स्ट्रेट चेन वाले जो अल्केन हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ब्रांच चेन वाले आइसोमर से। लास्ट पे कहता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मोलर मास बट दिस इंक्रीज इज नॉट सो रेगुलर, कि मेल्टिंग पॉइंट उनका बढ़ता है जैसे जैसे उनका मोलर मास बढ़ेगा, लेकिन वो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं सेट होगा, तरतीब से नहीं बढ़ेगा, वो इरेगुलर तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन, कि अल्केन रिएक्शन किस तरह से करते हैं। आज के लिए इतना ही।